हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। एक नए हफ्ते की शुरुआत करते हैं आज की खबरों के साथ में। क्या क्या खबरें आज की आई हैं, तो सबसे पहले जो न्यूज़ हम लोग देखने वाले हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है बच्चे। ठीक है, इन्वायरमेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ये आपका किसी स्टेट की न्यूज़ जो हम पढ़ते हैं स्टेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये न्यूज़ आई है कर्नाटक की सरकार से। कर्नाटक की सरकार ने एक डिसीजन लिया है। इन्होंने कहा है कि जो कस्तूरी रंजन समिति बनाई गई थी उसकी सिफारिशों को हम नहीं मानेंगे। ठीक है, क्या हुआ है, कर्नाटक सरकार ने कस्तूरी रंजन समिति की रिपोर्ट को अस्वीकार करने का डिसीजन लिया है। हालांकि इससे पहले जो है 2-3 महीने पहले इन्होंने कहा था कि हम जो है इस कमेटी की सिफारिशों पे अमल करेंगे, इसकी समीक्षा करेंगे। लेकिन उसके बाद अब फाइनल डिसीजन ये आया है कर्नाटक के गवर्नमेंट की तरफ से कि ये जो सिफारिशें हैं कस्तूरी रंजन समिति की वो अस्वीकार कर दी जाएंगी। ठीक है, अब समिति की अगर हम बात करें बच्चे, तो ये जो कमेटी बनाई गई थी ये बनाई गई थी पश्चिमी घाट के लिए। ठीक है, पश्चिमी घाट में महत्वपूर्ण परिस्थिति के संवेदनशील क्षेत्र यानी कि आपका इको सेंसिटिव एरिया, एएसई का मतलब होता है इको सेंसिटिव एरियाज। इको सेंसिटिव एरियाज की सुरक्षा के लिए जो है समिति का गठन किया गया था। और हाल ही में ये कहा गया था कि अभी हम इस पे बात करेंगे कस्तूरी रंजन जो समिति है वो क्या है, कब बनाई गई थी, इसकी जो है सिफारिशें क्या क्या थी। ठीक है, जिसको कर्नाटक सरकार ने मानने से मना कर दिया था। तो फिलहाल इतना याद रखिएगा, न्यूज़ में कर्नाटक सरकार ने कहा है कि कस्तूरी रंजन जो प्लान था, ये जो पैनल था, रिकमेंडेशंस थी, वो हमारे द्वारा नहीं मानी जाएंगी। ठीक है, अब इसका स्टैटिक पोर्शन देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको याद रखनी है। सबसे पहले यह याद रखिएगा कि राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना बनाने में सहायता के लिए 2012 में कस्तूरी रंजन समिति की स्थापना की गई थी। ठीक है, कस्तूरी रंजन समिति की स्थापना 2012 में की गई थी पश्चिमी घाट में इको सेंसिटिव एरियाज को बचाने के लिए। कस्तूरी रंजन समिति की रिपोर्ट में प्रस्ताव ये है कि पश्चिमी घाट के कुल क्षेत्रफल के 37% हिस्से को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया जाए। ठीक है, अब देखिए ये जो 37% का हिस्सा है बच्चे, अगर गवर्नमेंट किसी भी एरिया को इको सेंसिटिव जोन, इको सेंसिटिव एरिया अगर घोषित कर देती है ना, तो उसके आसपास जो है वो डेवलपमेंट नहीं हो सकता है ना, क्योंकि वहाँ पे जो है पेड़ों की कटाई मनाही होती है, वहाँ पे जो है आपका माइनिंग मना होती है ना। तो इस तरीके से जो भी आपकी चीज़ें होती है, जो डेवलपमेंट वर्क्स होते हैं, वो वहाँ पे नहीं हो पाते हैं। इसलिए कर्नाटक की सरकार ने कहा है कि जो 37% वाली जो बात कही थी कस्तूरी रंजन समिति ने, वो हम नहीं मानेंगे। ठीक है, तो इसकी रिकमेंडेशन आपको याद रखनी है, किस चीज़ से रिलेटेड है ये समिति और कब इसका गठन किया गया था। ये आपका स्टैटिक पोर्शन है जो आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद है इको सेंसिटिव एरियाज़ के बारे में। ये इको सेंसिटिव एरिया क्या होता है, किस एरिया को इको सेंसिटिव जोन कहा जाता है, किस एरिया को इको सेंसिटिव एरिया कहा जाता है। देखिए, जो इको सेंसिटिव एरिया है, संरक्षित क्षेत्र जैसे कि आपका राष्ट्रीय उद्यान हो गया, नेशनल पार्क हो गया, वन्यजीव अभ्यारण्य हो गया, बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, इसके आसपास का जो 10 किलोमीटर के भीतर एरिया आता है। ठीक है, कोई एक नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क के आसपास का जो 10 किलोमीटर तक का क्षेत्र होता है वो आपका इको सेंसिटिव एरिया होता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। उसके बाद इसको पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा अधिसूचित किया गया था। ठीक है, तो ये जो रिकमेंडेशन थी कस्तूरी रंजन समिति की कि पश्चिमी घाट में जो 37% एरिया है उसे इको सेंसिटिव जोन या फिर इको सेंसिटिव एरिया घोषित कर दिया जाए, उसके बाद में वहाँ पर डेवलपमेंट जो वर्क्स होते हैं, ठीक है, वो आपका रुक जाएंगे। तो ये मानने से कर्नाटक की सरकार ने मना कर दिया है। अब कर्नाटक में बच्चे अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये कर्नाटक का नक्शा आप लोग देख रहे हैं, कर्नाटक में अगर आप लोगों को देखने को मिलेगा तो यहाँ पे आपका वेस्टर्न घाट जो है आपका काफ़ी फैला हुआ है। ये पूरा का पूरा पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट का आपका देखिए कुद्रेमुख वाला एरिया है, यहाँ पे आपका ऊटी एरिया है, यहाँ पे आपका मुन्नार, ये तमिलनाडु का मुन्नार है। ठीक है, तो कर्नाटका में अगर आप देखेंगे यहाँ पे सिंधुदुर्ग है। ठीक है, यहाँ पे जो है आपका कुद्रेमुख है, यहाँ पे आपका ऊटी है। तो बेसिकली क्या है कि कर्नाटका एक चीज़ के लिए बच्चे बहुत फेमस है, वो है आपका गोल्ड, है ना। गोल्ड बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपका होता है, गोल्ड की रिजर्व यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो obvious सी बात है कि अगर किसी एरिया को इको सेंसिटिव एरिया, इको सेंसिटिव जोन अगर घोषित कर दिया जाएगा तो वहाँ पे माइनिंग नहीं हो पाएगी। ठीक है, अगर कोई एरिया है जैसे कि टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए डेवलप किया जा सकता है, वो भी आपका काम नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कर्नाटक की सरकार ने डेवलपमेंट का हवाला देते हुए कहिए या फिर आपका विकास में अड़चन के रूप में जो है इसे देखा है, और ये जो कस्तूरी रंजन समिति की रिपोर्ट की सिफारिशें थी उसे मानने से इनकार कर दिया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है।
अगली जो न्यूज़ है वो ये है, हमें पढ़ना है केंद्र सरकार ने न्यूनतम मजदूरी दरों में बढ़ोतरी की है। अब न्यूनतम मजदूरी दर जो है, इसे जो बढ़ी हुई दरें हैं वो 1 अक्टूबर से प्रभावी हो जाएंगी। ठीक है, जीवन यापन की बढ़ती 1 अक्टूबर मतलब कल से 1 अक्टूबर 2024 से ये आपकी वो हो जाएंगी, प्रभावी हो जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे सरकार के द्वारा जो नया बच्चे आपका जो बढ़ाया हुआ रेट है वो मैं आपको बता रही हूँ। संशोधन करके श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी दरों में लगभग 1035 रुपये की प्रतिदिन तक की बढ़ोतरी की घोषणा की गई है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो आपका एक शब्द है, ये है आपका वेरिएबल डियरनेस अलाउंस। वेरिएबल डियरनेस जो अलाउंस होता है, ये बच्चे आपका वो अलाउंस है जो कि किसी भी काम करने वाले को, ठीक है, किसी भी काम करने वाले को जो न्यूनतम राशि दी जानी चाहिए किसी भी काम के लिए। ठीक है, वो काम छोटा बड़ा किसी प्रकार का हो सकता है, लेकिन किसी भी प्रकार के काम के लिए जो न्यूनतम राशि दी जाती है वो आपको वीडीए है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अच्छा, औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता केंद्र सरकार औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 6 माह की औसत वृद्धि के आधार पर वर्ष में 2 बार 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर से वीडीए में संशोधन करती है। ये भी आपको स्टैटिक में पूछने वाला प्रश्न है, आपको पूछा जाएगा कि जो वीडीए है, जो आपका वेरिएबल डियरनेस अलाउंस है, सरकार इसमें 1 साल में कितनी बार चेंजेस कर सकती है या फिर करती है। तो 1 अप्रैल को और एक आपका 1 अक्टूबर का, यानी कि 1 साल में 2 बार। ठीक है, तो अभी जो 1 अक्टूबर वाला संशोधन है ये आपका किया गया है, ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा। और इसमें बच्चे अगर आप लोग देखेंगे, ये आपकी कैटेगरी ऑफ वर्कर है। ठीक है, हमारे देश में जो आपके मजदूर हैं या फिर जो आपके वर्कर्स हैं, लेबरर्स हैं, उनको अगर आप लोग देखेंगे उनके स्किल के लेवल पे, उनके कौशल के स्तर पर जो है आपका कैटेगराइज किया गया है। क्या क्या कैटेगरी है आपकी? अकुशल है, अर्धकुशल है, कुशल है और आपका उच्च कुशल है। ठीक है, और भौगोलिक क्षेत्र के अकॉर्डिंग जो है इसमें फिर से जो है आपकी 3 कैटेगरी आती हैं, ए, बी और सी। ठीक है, तो उनके कौशल के आधार पर, यानी कि उनके स्किल के अकॉर्डिंग उसमें जो है आपका ये कैटेगरी है। अनस्किल्ड है, सेमी स्किल्ड है, आपका स्किल्ड है या फिर आपका हाईली स्किल्ड है, यानी कि 4 कैटेगरी है। और जो बच्चे आपका जियोग्राफिकल एरिया है उसके अकॉर्डिंग अगर आप लोग देखेंगे तो ए, बी, सी ये 3 आपके एरिया हैं। ठीक है, तो ये अभी बिल्कुल जो है आपका 1 अक्टूबर 2024 से ये आपका क्या होगा, लागू होगा। मतलब कि कोई स्किल पर्सन है और एरिया ए में रह रहा है तो 500 रुपये न्यूनतम जो है उसे दिया जाएगा। ठीक है, दिन का है, पर डे का है। उसके बाद में अगर कोई सेमी स्किल्ड है और वो आपका एरिया ए में रह रहा है तो वो आपका 546 पाने के लिए क्या होगा, एलिजिबल होगा ना। तो इस तरीके से जो है आपका एरिया सी आपका वो वाला एरिया है जहाँ पर क्या है, जो थोड़ा सा ग्रामीण इलाका है। ठीक है, जो रूरल एरिया है वहाँ पे जो है आपका सी वाला कैटेगरी हो गया। जो आपका नगर वाला एरिया है, बिल्कुल अर्बन जो शहर है, अर्बन सिटीज़ हैं, उनको जो है आपका एरिया ए कहा गया है। ठीक है, तो ये वाला जो बच्चे चार्ट आप लोग देख रहे हैं ना, ये जो राइज इन द मिनिमम रेट ऑफ वेजेस, ये आपका अभी वाला है। ठीक है, बिल्कुल लेटेस्ट वाला है, ये कल की तारीख से यानी कि 1 अक्टूबर 2024 से लागू हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगला बच्चे देखिए, एक रिपोर्ट, एक रैंकिंग हमें पढ़नी है, विश्व प्रतिभा रैंकिंग, वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2024। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2024 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पहले तो ये याद रखिएगा किसके द्वारा इसे जारी किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन विकास संस्थान के द्वारा इसे जारी किया जाता है। उसके बाद में आपको क्या याद रखना है, उसके बाद में ये याद रखना है कि पहले नंबर पर कौन रहा। तो स्विट्जरलैंड जो है आपका पहले स्थान पर है, उसके बाद सिंगापुर और तीसरे स्थान पर आपका लग्जमबर्ग है। अब भारत की बात करते हैं, जो कि हमारे एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ये होगा कि भारत कौन से नंबर पे है। तो भारत 11वें संस्करण में 67th अर्थव्यवस्थाओं में से वैश्विक स्तर पे 58, ठीक है, 58वां स्थान पे रहा। प्रतिभा स्कोर जो है इसका 40.47 रहा। तो टैलेंट रैंकिंग मतलब आपका क्या है बच्चे कि कोई अगर देश है उसकी जो पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन में कितना जो है आपका टैलेंट है, कितना स्किल है, उस चीज को जो है आपका मेजर किया जाता है। और इसके आधार पर स्विट्जरलैंड आपका पहले नंबर पर है कंट्री। और अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया जो है आपका 58 नंबर पे है। ठीक है, फिर दूसरा पूछा जाता है कि किसके द्वारा इसे जारी किया जाता है। तो वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग की अगर हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन विकास संस्थान के द्वारा इसे जारी किया जाता है, रिलीज किया जाता है। ठीक है, आज बच्चे हम 2 रैंकिंग पढ़ने वाले हैं। अगली जो रैंकिंग है WIPO का वैश्विक नवाचार सूचकांक। ये जो आपका वैश्विक नवाचार सूचकांक है 2024 के लिए, ये WIPO के द्वारा जारी किया गया है। WIPO क्या है? WIPO का मतलब है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, बौद्धिक संपदा संगठन। अब इस बार की हम रिजल्ट देखते हैं। स्विट्जरलैंड ने अपना शीर्ष स्थान लगातार 14वें वर्ष बरकरार रखा है। और उसके बाद स्वीडन है दूसरे नंबर पे, तीसरे पे अमेरिका है, चौथे पे आपका सिंगापुर है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे भी स्विट्जरलैंड आपका पहले नंबर पे है। टैलेंट में भी स्विट्जरलैंड पहले नंबर पे है। और आपका जो जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है इसमें भी जो है आपका पहले नंबर पे है स्विट्जरलैंड।
उसके बाद भारत की अगर हम बात करें तो भारत 133 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में 39वें स्थान पर पहुंच गया है। ठीक है, 2023 में जो है आपका 40वें स्थान पे था, और इसका मतलब क्या है कि भारत ने जो है बहुत अच्छी छलांग मारी है ना। तो पिछली बार 2023 में 40वें स्थान पे था, अभी जो है इस साल 2024 में आपका 39th प्लेस पे पहुंच गया है। ठीक है, ये बच्चे आपको याद रखिएगा। और थोड़ा सा कंपेरिजन करने के लिए आपको बताया गया है कि 2015 में भारत की रैंकिंग क्या थी इनोवेशन के फील्ड में, तो 2015 में भारत की रैंकिंग थी 81st। ठीक है, और अभी रिसेंटली आपकी कितनी हो गई है, ये हो गई है आपकी 39। तो काफ़ी अच्छा जो है इसमें आपका भारत ने परफॉर्म किया है। अब ये जो आपकी रैंकिंग है इनोवेशन इंडेक्स में बच्चे आपके बहुत सारी कैटेगरी होती हैं। ठीक है, क्योंकि इनोवेशन को मापने का कोई एक आधार नहीं हो सकता ना, इनोवेशन को मापने के लिए जो है आपको बहुत सारी चीज़ों को अलग अलग मेजर किया जाता है। ठीक है, तो उसमें से एक चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, थोड़ा सा याद रखिएगा। भारत ने विश्व बौद्धिक संपदा संगठन विज्ञान और प्रौद्योगिकी यानी कि साइंस एंड टेक में, ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लस्टर रैंकिंग में भी चौथा स्थान हासिल किया है। तो जैसे मैंने आपको कहा कि अगर इनोवेशन को मेजर करना है तो इनोवेशन को मेजर करने के लिए कोई एक चीज़ मेजर नहीं हो सकती है, बहुत सारी चीज़ों को जो है आपका देखना पड़ता है ना, किस चीज़ में कैसा डेवलपमेंट हो रहा है, आपका रिसर्च का वर्क कैसा हो रहा है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कैसा डेवलपमेंट हो रहा है, उन सारी चीज़ों को देखा जाता है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में तो जो है हम अपने चंद्रयान के कारण जो है काफ़ी आगे यहाँ पे पहुंचे हैं। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बच्चे आपका चौथा स्थान हमने हासिल किया है। ठीक है, सिर्फ एक कैटेगरी में आपको बता रही हूँ जिसमें कि हम ऊपर हैं। ठीक है, बाकी में भी जो है ओवरऑल हमारा जो प्रदर्शन है, हमारी जो परफॉर्मेंस है वो आपकी लगातार ऊपर ही जा रही है, मतलब कम नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। दोनों ही रैंकिंग बच्चे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे क्या याद करने लायक है, यहाँ पे बच्चे आपको याद करना है इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन नाम है, और इनके द्वारा जो है आपका ये सूचकांक जारी किया जाता है। अगली जो न्यूज़ है इंटरनेशनल न्यूज़ है, भारत ने एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें जो है आप कह सकते हैं कि लीडरशिप के रूप में भारत को चुना गया है। ठीक है, तो देखिए बच्चे, भारत वैश्विक भ्रष्टाचार विरोधी गठबंधन इसके नेतृत्व में शामिल हुआ है। ठीक है, अब इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं कि जो ग्लोबल एंटी करप्शन आपका गठबंधन है, ये जो आपका अलायंस है, ये करता क्या है, ग्लोबल एंटी करप्शन जो अलायंस है ये कैसे काम करता है, क्या है इसके बारे में। तो देखिए बच्चे, अभी क्या हुआ है 2024 में बीजिंग में, यानी कि चाइना में, बीजिंग में क्या हुआ था, एक अधिवेशन का आयोजन किया गया था, और इसके दौरान जो ये आपका भ्रष्टाचार विरोधी कानून प्रवर्तन प्राधिकरण है, इसके द्वारा वैश्विक परिचालन नेटवर्क में 15 सदस्यीय संचालन समिति के लिए जो है इंडिया को चुना गया है। ठीक है, तो बेसिकली जो इनके लीडर है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, इनके जो लीडर हैं, इनकी कमेटी में भारत को जो है आपका चुना गया है। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखने वाला पॉइंट है। अगला है बच्चे, ये जो आप नेटवर्क देख रहे हैं, जो अलायंस देख रहे हैं, ग्लोब नेटवर्क G20 समूह की एक पहल थी, जिसे कि भारत ने 2020 में जो है इनिशिएट किया था, 2020 में जो है भारत ने इसे एक्सेप्ट किया था। ठीक है, उसके अलावा ये जो आपका ग्लोब नेटवर्क है, इसमें आपके टोटल कितने देश हैं, इसमें आपके टोटल बच्चे 121 कंट्रीज हैं। ठीक है, तो ये बच्चे आपका बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि जो ग्लोबल एंटी करप्शन अलायंस है, ठीक है, यानी कि जो आपका ग्लोब नेटवर्क है, इसमें भारत जो है एक नेतृत्व के रूप में, एक लीडर के रूप में शामिल हो गया है। और इसमें अगर टोटल मेंबर्स की बात करें तो टोटल इसमें 121 मेंबर हैं। ठीक है, और भारत ने इस इनिशिएटिव का समर्थन कब किया था, 2020 में किया था। अब जो है छोटी छोटी खबरें हैं लेकिन काफ़ी सारी हैं, तो आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, देखिए, सबसे पहले एक किताब का नाम आप लोगों ने स्टार्टिंग में जीके बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ा है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स जो है आपकी बहुत फेमस बुक है, बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है। इसलिए पूछी जाती है क्योंकि इस पुस्तक की जो लेखिका है, उन्हें इस पुस्तक के लिए जो है आपका क्या मिला था, बुकर प्राइज मिला था। ठीक है, अरुंधति रॉय का नाम आप लोगों ने सुना होगा। इनकी किताब है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। इन्हीं के बच्चे अभी रिसेंटली एक नई बुक आई है, इन्होंने अपना संस्मरण, ठीक है, मेमोयर इन्होंने रिलीज किया है। इसका नाम है मदर मैरी कम्स टू मी। मदर मैरी कम्स टू मी, अरुंधति रॉय की पहली संस्मरण पुस्तक मदर मैरी कम्स टू मी सितंबर 2025 में रिलीज हुई। तो बेसिकली ये आपको पूछा जाएगा कि मदर मैरी कम्स टू मी ये किसकी है, ये आपके अरुंधति रॉय की बुक है। ठीक है, अगली भी आपकी किताब है, और इस किताब का विमोचन किसके द्वारा किया गया है, उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी के द्वारा किया गया है। इन्होंने एक बुक का पदार्पण किया है, विमोचन किया है। बुक का नाम क्या है आपका, खाकी में स्थित प्रज्ञा। ठीक है, सॉरी, स्थित प्रज्ञा, खाकी में स्थित प्रज्ञा जो आपकी किताब है बच्चे, ये किसने लिखी है? ये किताब जो है लिखी गई है उत्तराखंड के पूर्व डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी कि अनिल रतूड़ी जी के। ठीक है, अनिल रतूड़ी जी ने जो है अपने आईपीएस के दौरान जो इनके ऑफिस जो भी इनका जो एक्सपीरियंस रहा होगा उसको जो है शेयर करते हुए किताब लिखी है। और उत्तराखंड के जो वर्तमान सीएम है पुष्कर सिंह धामी, इनके द्वारा इस किताब को क्या किया गया है,
लॉन्च किया गया है। अगली जो न्यूज़ है बच्चे ये आपका ऑब्ituary से रिलेटेड है। यहाँ पे दो चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी आपको, एक तो व्यक्ति का नाम, दूसरा जो है इनका फील्ड, और एक इनकी किताब का नाम है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, बहुत इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी है। देखिए, प्रसिद्ध अंग्रेजी कवि और पूर्व IPS अधिकारी के की एन दारूवाला। अब के एन दारूवाला के आपके दो फील्ड दिख रहे हैं, एक तो बच्चे ये पूर्व IPS भी रहे हैं यानी कि आपका पुलिस सेवा में थे, और दूसरा जो है आपका इनके आगे लिखा हुआ है प्रसिद्ध अंग्रेजी कवि, इसका मतलब ये राइटर भी थे। ठीक है, तो हाल ही में इनका देहांत हुआ है। इनकी दोनों चीज़ों को याद रखिएगा। और बच्चे इन्हें आपको पता है कि ये पुलिस अधिकारी रहते हुए भी जो है इन्होंने साहित्य पुरस्कार जीता है। ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार जो दिया जाता है ना, वो इन्होंने जीता हुआ है। तो वो इनकी कौन सी कृति के लिए, कौन सी किताब के लिए इन्हें दिया गया था? इस किताब का नाम है द कीपर ऑफ द डेड। ठीक है, द कीपर ऑफ द डेड के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था। ठीक है, तो दोनों ही चीज़ें आपको याद रखनी है। IPS भी थे, दूसरा जो है एक बहुत ही फेमस अंग्रेजी कवि थे, और द कीपर ऑफ द डेड के लिए इन्हें साहित्य अकादमी दिया गया था 1984 में। अगला जो है यहाँ पे सिर्फ वेन्यू याद रखिएगा। भारत ने नई दिल्ली में विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा की मेजबानी की है। ठीक है, बस इतना से याद रखना है कि विश्व दूरसंचार मानकीकरण का जो एक ग्लोबल कॉन्फ्रेंस हुआ है वो कहाँ पे हुआ है? इंडिया में हुआ है। इंडिया में कहाँ पे हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। बस इतना सा याद रखना है। ठीक है, अगला बच्चे ये न्यूज़ देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जापान के अगले प्रधानमंत्री के रूप में हमें एक नया नाम याद करना होगा, और इनका नाम है शिगेरू इशिबा। ठीक है, शिगेरू इशिबा जो है जापान के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे, और इनकी जो पार्टी है वो कौन सी है? लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी। ठीक है, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता हैं ये, और ये जो है जापान के अगले PM बनने वाले हैं। इतना बस आपको याद रखना है। अगला है बच्चे, भारत के जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं यानी कि कैग हैं, गिरीश चंद्र मुर्मू जी, इन्हें कहीं पे अपॉइंटमेंट मिली है। ठीक है, 2024 से लेकर के 2027 कार्यकाल के लिए एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों के संगठन यानी कि ASOSCI का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो एशिया में बच्चे जो कैग की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, वो आपका है ASOSCI। ठीक है, तो इस ऑर्गेनाइजेशन की हेड के रूप में, अध्यक्ष के रूप में जो है आपका चुना गया है किसे? हमारे जो कैग हैं, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं, गिरीश चंद्र मुर्मू जी। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये आपका अपॉइंटमेंट है कि एशियन ऑर्गेनाइजेशन के सुप्रीमो के रूप में यानी कि अध्यक्ष के रूप में किसी भारतीय व्यक्ति को चुना गया है। अगली जो न्यूज़ है बच्चे ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कुछ भी पूछा जा सकता है। देखिए, अभी क्या हुआ है हाल ही में, अरुणाचल प्रदेश में बच्चे एक एरिया है अरुणाचल प्रदेश के मौन तवांग क्षेत्र आपको पता है ना, वो जहाँ पे चाइना और इंडिया के बीच में बहुत ज़्यादा वो रहता है, वहाँ पे क्लैशेस रहते हैं, वही आपका तवांग क्षेत्र है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ है ना, तवांग क्षेत्र में बच्चे यहाँ पे एक चोटी थी, अभी तक इसका नाम नहीं था। ठीक है, अनाम चोटी थी, मतलब इसका नाम नहीं था, लेकिन हाइट काफ़ी ज़्यादा है इसकी, और अभी तक कोई इसे फतह करने में यहाँ पे सक्सेस नहीं हुआ था। ठीक है, तो अभी हाल ही में एक इंडिया से टीम गई थी, उसे लीड कर रहे थे निर्देशक कर्नल रणवीर सिंह जामवाल। ठीक है, इनके द्वारा इसे लीड किया जा रहा था। तो अभी क्या हुआ है कि जामवाल जी, जो रणवीर सिंह जामवाल हैं, इनकी टीम ने इस अनाम चोटी को, अनाम इसलिए बच्चे क्योंकि इसका नाम नहीं था, इसको जो है फतह कर लिया है। ठीक है, अभी तक ये कोई इसे समिट नहीं कर पाया था बच्चे। ठीक है, कोई भी जो है इस समिट पे चढ़ नहीं पाया था, तो अभी जो है इसे फतह कर लिया गया। ठीक है, इसकी वो देखिए कितनी ऊंचाई पे है, लगभग 20,000 फीट ऊंची, लगभग 20,000 फीट ऊंची जो है आपकी क्या है, हाइट वाली एक चोटी है। ठीक है, अब देखिए बच्चे, अब एक नया फैसला लिया गया है इस टीम के द्वारा कि इस चोटी का नाम जो है आपका हम रखेंगे त्यांगसांग ग्यात्सु के नाम पे। अब पूछा जाएगा कि त्यांगसांग ग्यात्सु जो चोटी है वो कहाँ पे है, तो याद रखना कि जो आपका तस्यांग यांग ग्यात्सु जो आपकी चोटी है कहाँ पे है, ये आपकी है अरुणाचल प्रदेश में। और ये जो नाम आप लोग देख रहे हैं ना, नाम किसका है, ये है आपका छठे दलाई लामा का। ठीक है, तो छठे दलाई लामा के नाम पे इस चोटी का नाम रखा जा रहा है, और इसे जो है भारतीय एक टीम ने फतह कर लिया है कहाँ पे, ये आपके अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, और कौन सा वाले क्षेत्र में है, अरुणाचल प्रदेश में आपका ये तवांग क्षेत्र में है। ठीक है, अगली जो न्यूज़ है वो है ड्वेन ब्रावो से रिलेटेड। इन्हें तो आप लोगों ने देखा होगा, क्रिकेट अगर देखा है तो ड्वेन ब्रावो को आप लोग जानते होंगे, वेस्ट इंडीज़ के ऑलराउंडर, बहुत फेमस ड्वेन ब्रावो। इन्होंने बच्चे अभी एक अनाउंसमेंट किया है कि ये जो है क्रिकेट के सारे फॉर्मेट से खेलना छोड़ रहे हैं, मतलब ऑफिशियली जो है ये आपको क्या ले रहे हैं, संन्यास ले रहे हैं। तो क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा इन्होंने कर दी है, और साथ में ये भी
बताया है कि जो आने वाली आईपीएल है उन आईपीएल में ये कोलकाता नाइट राइडर्स में मेंटर के रूप में काम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों ही न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कोलकाता नाइट राइडर्स यहाँ पे मेंटर के रूप में काम करेंगे। ठीक है, ड्वेन ब्रावो वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी और क्रिकेट से रिलेटेड है, क्रिकेट से संबंध है इनका, और क्रिकेट के सभी संस्करणों से जितने भी फॉर्मेट होते हैं T20 टेस्ट वनडे उन सभी से जो है इन्होंने संन्यास ले लिया है, रिटायर हो चुके हैं। ठीक है, तो ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ठीक है, तो बच्चे जो मैंने आज आपको सबसे पहली जो न्यूज़ बताई है ना, इको सेंसिटिव जोन वाली, इसे याद रखिएगा। यहाँ से ये जो क्वेश्चन है कस्तूरी रंजन समिति, बहुत बार पूछा जाता है कस्तूरी रंजन समिति का गठन क्यों किया गया था, कौन सी एरिया के संरक्षण के लिए किया गया था। तो कस्तूरी रंजन समिति जो है ये आपके किस लिए है, ये है आपका पश्चिमी घाट के एरिया को, ठीक है, पश्चिमी घाट के एरिया को बचाने के लिए, और इसकी जो सिफारिशें उसे याद रखिएगा। ठीक है, ये जो समिति है ये कहती है कि पश्चिमी घाट का जो एरिया है वहाँ पे क्या करना है, पश्चिमी घाट का जो कुल क्षेत्रफल है उसके 37% हिस्से को, ठीक है, 37% हिस्से को क्या करना है, पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्र घोष, यानी कि वो जो इको सेंसिटिव जोन में बात कर रही थी वो जो ऐसे घोषित किया जाएगा। और जब किसी जगह को बच्चे इको सेंसिटिव जोन, इको सेंसिटिव एरिया जो है आपका घोषित कर दिया जाता है तो वहाँ पे जो है किसी प्रकार के जो डेवलपमेंट वर्क हैं वो नहीं हो पाते हैं। ठीक है, पहले तो ऑब्वियस ही बात है कि जो बच्चे पहाड़ी क्षेत्र हैं, खास करके जो आपका वेस्टर्न घाट है, आपको पता है ना वेस्टर्न घाट को जो है आपका भारत में जैव विविधता का हॉटस्पॉट कहा जाता है ना, भारत में जो सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है वो आपका वेस्टर्न घाट में है। ठीक है, तो इस जगह को बचाने के लिए कस्तूरी रंजन समिति बनाई गई थी 2012 में, और उसकी रिपोर्ट जो है आपकी आई थी 37% वाली, वो आपको याद रखना है। ठीक है, तो कर्नाटक की सरकार ने पहले कहा था 2-3 महीने पहले कि हम थोड़ा सा जांच करेंगे या फिर सोचेंगे इस बारे में, लेकिन अभी जो है उन्होंने फाइनल डिसीजन ले लिया है कि अब जो है हम इसे नहीं मानने वाले हैं। ठीक है, हम नहीं मानेंगे इसे, और इसकी जो भी सिफारिशें हैं वो हमारे स्टेट में लागू नहीं होगी। ठीक है, और वेस्टर्न घाट का एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, अगर आप लोग देखें कर्नाटका में तो है ना, ये जो कुंद्रेमुख वाला एरिया है पूरा का पूरा वेस्टर्न घाट है बच्चे, उधर तो पणजी आ गया आपका, लेकिन जो आपको कुंद्रेमुख वाला एरिया है सारा का सारा जो है आपका ये पूरा का पूरा ये कर्नाटका वाला एरिया है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी बहुत बड़े बड़े गोल्ड फील्ड है। ठीक है, तो जब इको सेंसिटिव एरिया घोषित कर दिया जाएगा किसी भी जगह को तो उसमें बच्चे इंपॉर्टेंट जगह भी आ जाती है, जो कि कर्नाटक की सरकार के लिए ऑब्वियसली बच्चे कि किसी प्रकार का जो नेचुरल रिसोर्स है वो किसी भी गवर्नमेंट के लिए वो आय का काम करता है, इनकम का काम करता है ना, तो सतत विकास हम कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, लेकिन जब ऐसे डिसीजन लेने की बारी आती है तो अधिकतर जो है आपके सरकारें या फिर लोग जो है वो पीछे हट जाते हैं ना, तो इस तरीके से आपका हो रहा है। तो याद रखिएगा, यहाँ से आपका स्टैटिक क्वेश्चन भी बन सकता है, यहाँ से आपका जो है करंट का क्वेश्चन भी बन सकता है, ध्यान से देखिएगा इसे। देखिए, एनवायरमेंट आपके लिए आरआरबी जेई के लिए, आरआरबी के किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो आपका CBT 1 CBT 2 सभी जगह पूछा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके सामने बन सकता है। ठीक है, बाकी बच्चे अगर आप आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं आरआरबी के लिए, तो क्या करना है आपको, मेक इट इजी मैकेनिकल मोबाइल एप्लीकेशन है, वहाँ पे जाना है, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपके लिए है, एक बार जाइएगा देखिएगा और एक बार विजिट जरूर करिएगा। ठीक है, आरआरबी के लिए बहुत सारी चीज़ें आपकी वहाँ पे है, या फिर जो भी आपकी नीड है आप हमें भी बता सकते हैं कि हमें इस तरीके का मटीरियल चाहिए या फिर ये वाला मटीरियल हमें चाहिए, किस चीज़ के MCQs चाहिए, किसी में जो आपको शॉर्ट नोट चाहिए, तो वो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग हमें बता सकते हैं कि ये वाली चीज़ जो है हमें चाहिए। ठीक है, चलिए फिर बाकी मिलते हैं कल के सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।